नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से मिल रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली के रण में सीएम धामी आज उतरने वाले हैं। सीएम धामी का दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। दिल्ली में 4 चुनावी जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। उत्तम नगर, रोहिणी, बुराड़ी, आरके पुरम में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली में 4 चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। उत्तम नगर, रोहिणी, बुराड़ी, आरके पुरम में मुख्यमंत्री का जनसभा होने वाला है। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, रूबरू होंगे और यहां पर जनता को रिझाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी मुख्यमंत्री की ओर से। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड को लेकर प्रेम समय समय पर सामने आते रहता है। प्रदेश में फिलहाल शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। उम्मीद है कि फरवरी महीने में शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आ सकते हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार, हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से मुझे उसमें यही दिखता है कि हमारी शीतकालीन यात्रा भी हमारी जैसे और अन्य यात्राएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है, उसी तरीके से यात्रा भी फिर से एक गति पकड़ेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में मिडिल क्लास की को लेकर बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख आय तक टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजिम में भी बदलाव किया गया है। अब 4 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की बड़ी घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। तो ये ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब क्या है। 0 से 4 लाख पर 0 टैक्स है, 4 से 8 लाख पर 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स है। तो वहीं आपको बताते चले कि 16 से 20 लाख पर 20% है, 20 से 24 लाख पर 25% है, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब है। तो मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट बताते चले आपको कि वित्त मंत्री की ओर से पेश किया गया, जिसमें नया टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 12 लाख अगर कमाई है तो पहले टैक्स आपका 71,500 जा रहा था। अब टैक्स आपको बता दें कि 0 है, फायदा जो है वो 71,500 का होगा। और इसी तरह से ये 22 लाख 25 लाख का भी जो स्लैब है, पहले टैक्स जिस तरह से जा रहे थे, अब उस टैक्स में बड़ा बदलाव करके, यानी कि कुल मिलाकर के जनता को फायदा पहुंचाने की यहां पर तमाम कोशिशें की गई हैं। 36 कैंसर दवाइयां सस्ते किए गए हैं। इस बजट में मेडिकल उपकरण के सामान भी सस्ता हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही आपको बता दें कि एलईडी टीवी को भी यहां पर सस्ता किया गया है। भारत में बने कपड़े जो हैं वो भी सस्ते होंगे, जिससे जो रोजगार व्यापारी हैं उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन भी यहां पर सस्ते किए गए हैं। 82 सामानों से सेस भी हटा दिया गया है। लेदर जो जैकेट है वो भी सस्ता हुआ है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो जूते हैं वो भी सस्ते किए गए हैं।
बेल्ट की बात करें तो बेल्ट भी सस्ता हुआ है। तो कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आम जनता का भरपूर उन्होंने ख्याल रखा है। 12 लाख के आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। कुछ सामानों को सस्ता भी किया गया है, जिसको आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। हैंडलूम के जो कपड़े हैं वो भी सस्ते रेट पर आप मिलेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल बिष्ट का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बजट में केवल एक राज्य बिहार को खुश किया गया है, बाकी अन्य राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट निराश करने वाला बजट है। उस बजट में बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, गिरता हुआ रुपया कैसे मजबूत होगा, इसमें के लिए जो है बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। और कुल मिलाकर के महंगाई कैसे रुकेगी, कैसे जो है पर्वतीय राज्यों में उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, कैसे जो है पलायन की समस्या का समाधान होगा, कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की जो है मजबूती होगी। और ये बजट अगर देखा जाए कुल मिलाकर के बिहार को खुश करने वाला बजट है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन के सहयोगी सरकार को लाल आंख दिखा रहे थे, मुझे लगता है कि उनको शांत करने का प्रयास है, सरकार को स्थिर करने का प्रयास है। इससे ज्यादा देश के अन्य राज्यों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो कहां से ये उत्साहित करने वाला बजट होगा। तो वहीं बजट को बीजेपी की ओर से ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह बजट आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। ये ऐतिहासिक बजट भी है। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग समेत 80% लोगों को टैक्स से बड़ी छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया, मैं कह सकता हूँ ये बजट मध्यम वर्ग के हित का बजट है, जहाँ टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई। और मैं इस रूप में भी कहूँगा, उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो ये बजट उत्तराखंड राज्य के हित का बजट है, जहाँ इसमें कृषि क्षेत्र को विकास का पक्ष रखा गया। वही मेरे राज्य के अंदर बेमौसमी सब्जियां और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जहां सहायता राशि 5 करोड़ जिसको 10 करोड़ किया गया। और उत्तराखंड के दूर दराज के स्कूलों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में चिकित्सा की सुविधा का अभाव रहता है, और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि चिकित्सा शिक्षा के अंदर 75,000 नई सीटों का प्रावधान करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, सुनिए। मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80,000 रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। बजट तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। जो इस वक्त जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बजट बहुत ही नपातुला बजट है और बहुत ही अच्छा है। और ये आमतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनको 12 लाख तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना, लाख तक पे कोई टैक्स नहीं उसमें छूटे। बहुत अच्छा एक वो किया है नौकरी पेशे वालों के लिए।
और जो बिजनेसमैन है उन पे ये है 4 लाख तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर फिर 5% है, 10% है, 15% है, तो इस तरीके का एक स्लैब रखा गया इनकम के ऊपर। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, एक सुधार के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है। समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मद में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक जरूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। भाजपा सरकार का जो आज बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट। मैं तो पूछना चाहता हूं उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को तो बताओ कि आपने महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो है कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी वो आज 100 रुपए की हो गई है इन 11 सालों में, तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वहीं देहरादून में हुए महिला बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की महिलाओं ने रजत पदक जीता है, तो वहीं गुजरात और असम ने कांस्य पदक और हरियाणा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। टीम प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के दौरान महिला सिंगल्स में उत्तराखंड की आदिति भट्ट ने हरियाणा की अनमोल खरब को 21-13, 17-21 और 24-22 से शिकस्त दी है। इस बीच आदिति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की स्थानीय जनता को भी साथ देखने को मिला और हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे। टीम ने पूरी कोशिश करी गोल्ड जीतने की, नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग काफी खुश है अपनी परफॉर्मेंस से। काफी बड़ा इवेंट था उत्तराखंड में होने के लिए और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम फाइनल्स पहुंच पाए और यहाँ पे अपने ही लोगों के सामने हमने खेला, हमें काफी खुशी है इस बात की। हम लोग पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट इस बार हम फाइनल्स खेल रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारी टीम यूनिटी बहुत अच्छी थी, हम लोग काफी एज ए टीम हम काफी स्ट्रॉन्ग थे। हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों के तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। इसी को लेकर हरिद्वार पहुंचे सीनियर पुलिस अफसरों ने रोशनाबाद स्थित स्टेडियम पहुंचकर खेलों और खिलाड़ियों के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापुर में नेशनल गेम्स के दौरान स्टॉल लगाए गए। यहां बागेश्वर के मशहूर ताम्र उद्योग मुनस्यारी के स्थानीय उत्पाद कोशानी, शॉल, पेसी, नूर समेत स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी की सही जगह न मिलने से कारोबारियों में निराशा देखने को मिला है। सुनिए क्या कुछ व्यापारी कहते हुए नजर आए। बिल्कुल बेकार है, कोई एक कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ पर। सुबह से आ जा रहे हैं, शाम को बिना बोनी बट्टा घर जा रहे हैं, अपने जेब से खर्चा करके आ रहे हैं और वैसे ही सीधे घर चले। अब वो हमें क्या पता सर, इस कोने में डाल दिया, हमें क्या पता है। बीच उधर लगाई थी तो सब लोग देखते तो आते भी। अब यहाँ पता ही नहीं है लोगों को, पब्लिक को पता ही नहीं है कि कोई कस्टमर यहाँ पर दुकान लगी या नहीं लगी है। ये हमने ताम्र का स्टॉल लगाया है और उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं यहाँ पे। रेस्पॉन्स कस्टमर कम है इस मेले में, खरीदारी कम है, बिक्री पर्पज का नहीं है और खेल कूद के लिए ही शायद ये मेला होगा, उसी पर्पज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी बहुत ही कम है। इसका जो क्या कहते हैं फ्लैक्सी होती है ना, बड़े बड़े फ्लैक्स अगर इसके लगाए जाते और गेट पर ही इसका पूरा प्रचार प्रसार हुआ होता तो शायद मेटेरियल बिकता भी पहाड़ी उत्पाद करके।
सर रिस्पांस तो बहुत ही हल्का है क्राफ्ट वालों के लिए, क्योंकि एकदम लास्ट में ये स्टॉल्स लगी हुई हैं। अगर क्राउड आ भी रहा है तो वहाँ सामने गेट से आता है, वहीं से अंदर चले जाता है। इधर साइड तो बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं है। ना ही न्यूज़पेपर में एक बार भी आया है कि प्रदर्शनी लगी है तो यहाँ पे आए हैं, कुछ भी रिस्पांस। सर ये पहली बात तो जो भी ये स्टॉल्स थे, एग्जीबिशन था, ये मेन गेट के पास लग सकता था। मेन गेट में अगर लगता तो लोगों को पता होता, या स्टार्टिंग से ही ऐसे जो बोर्ड्स लगे होते हैं कि अंदर प्रदर्शनी लगी है, वहाँ पे जाके भी चेकआउट करें तो फिर क्राउड यहाँ आता। लेकिन अभी तो ऐसा कोई फुटफॉल यहाँ पे ज़्यादा है नहीं क्राउड का। रिस्पांस यहाँ पे मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं है, बट मतलब ये है कि ठीक ठीक है। हम मतलब ऐसा हो सकता था कि ये जो हमारे स्टॉल बिल्कुल मतलब अंदर को लगे हैं, बिल्कुल कॉर्नर में है, तो यहाँ पे ना लोग उतना विजिट नहीं कर रहे हैं और वॉकिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये फ्रंट गेट के साइड होते या रोड में होते तो ज़्यादा शायद बेनिफिशियल हो जाता। स्पोर्ट पर्सन आ रहे हैं बट जैसे मतलब आना चाहिए वैसे नहीं आ रहे हैं। कुछ घूमते हुए अगर मतलब लग रहा है उनको यहाँ पे कुछ है तो तब देखने आ जा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुड़की ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन रोड के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया है कि आम आदमी से लेकर किसानों तक बिजली विभाग की कार्यशैली से परेशान है। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पुलिस की ओर से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण कक्ष भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी सविन बंसल ने किया है। या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो, और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। खासकर यातायात और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर मुझे लगता है जो फोकस है उस पर हमें ज्यादा आसानी होगी जब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी। इनिशिएटिव से अक्सर नतीजे इनकरेजिंग आते हैं। तो लगातार जॉइंट विजिट्स की गई थी, न सिर्फ पल्टन बाजार की बल्कि कई सिटी के जो चोक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, कैमरास, लाउड स्पीकर सिस्टम्स, रोड डिवाइडर्स और कहाँ पर चौक चौराहे नए बनने हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स पर कार्य गतिमान है। जैसे आज हमारे कैमरास ऑपरेशनल हो गए हैं, हाईटेक कैमरास हैं और लाउड स्पीकर सिस्टम्स हैं, डिजिटल पीए सिस्टम्स हैं। इसी तरह से हमारे कुठाल गेट और दिलाराम साईं मंदिर पर पब्लिक को हम कंजेशन से रोक पाएं, ट्रैफिक रेगुलेट कर पाएं, अच्छे चौंक्स बनाए जा रहे हैं। आईएसबीटी पर जो फ्लाईओवर है उसका लेफ्ट कट कारगी के लिए खोला जा रहा है। नीचे पार्किंग डेवलप की गई हैं, आईएसबीटी के जो कट्स थे उनको यूज किया गया है और आईएसबीटी के दोनों हमारे डुअल गेट सिस्टम ऑपरेशनलाइज कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज का प्लान भी हमारा पास हो गया है और ये उम्मीद है कि इस मानसून जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा हमारे वाटर जो वहाँ पर वाटर फ्लडिंग होती थी। तो जो हमारे पुलिस के कैमरास हैं जितने शहर में, उसको स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है। नई ट्रैफिक लाइट्स भी हमारी लगने जा रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एसएसपी साहब के साथ डिस्कस हुए थे और हमने हर एक स्पॉट पे जाके जायजा लिया था। तो जो हमें प्रायोरिटी लगी तो उन सबको फेज मैनर में हम टेकअप करते जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो आम जनमानस की, और जो हमारी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हों और अंतिम सुर तक पहुंच सकें। जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत एक डॉक्टर की हत्या हो गई है, जिनका शव बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंगा नहर के पास पड़ा हुआ मिला। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच तफ्तीश चल रही है।
तो हरिद्वार में बसंत पंचमी के पर्व पर हरकी पैड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के स्नान के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए। लगा मुझे यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगा। अच्छा दिन है करके तो अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से स्नान हो गया। हाँ जी, गंगा आरती के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है यहाँ पे, तो अच्छे से करिए। बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तो मतलब सौभाग्य हमारा, हम आज के दिन यहाँ पे थे। हमारे पिताजी हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माता जी है, मेरी सासू माँ है, सारे घर के परिवार के सारे सदस्य आए हैं। कल रात को हम आए, सुबह सुबह यहाँ पे स्नान करने आ गए। बहुत बढ़िया एक माहौल सा है, बहुत सुंदर माहौल है, बहुत उत्साहित है सभी। और आज का पर्व दिन पे इतना महान स्नान करना तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया लगा। हमें काफी देर से इंतजार था कि हम आए और आज सुबह की आरती भी करें और काफी अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा। जय गंगा मैया, जय हो जय। बहुत आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया। देख के आरती, देख के चांद, देख के सब वातावरण देख के बहुत ही मन तृप्त हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।